नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के राज नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और सीनियर सहाफ़ी रियाज़ अहमद साहब, मोहम्मद रियाज़ अहमद साहब हमारे दरमियान में है। रियाज़ साहब जो है हदीस मुबारक से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या खबर ख्याल हो, हदीस मुबारक से प्रोग्राम का आगाज़ होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब के आपने हदीस मुबारक पढ़ने का जो यानी सादत नसीब फरमाई है अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए। तो बहरहाल मैं ये हदीस शरीफ आपको सुनाऊँगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़दर को रमज़ान के आखिरी दहे की ताख़ रातों यानी 21वीं, 23वीं और 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में तलाश करो। जी यकीनन हदीस मुबारक के बाद हम आज की शुरुआत करते हैं दिल्ली की एक अदालत की जानिब से शर्जिल इमाम को 10 दिन की दी गई पैरोल से। नाज़रीन आपको बता दें, ये शर्जिल इमाम ये 2002 दिल्ली फसादात में गिरफ़्तार किए गए थे। साजिश के इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार किए गए थे। उमर खालिद, गुलफशां फ़ातिमा को तो ज़मानत मिल गई है। उमर खालिद को भी मुतअद्दिद मरतबा पैरोल मिली थी। पहली मरतबा शर्जिल इमाम को पैरोल पर 10 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया है और ये पैरोल उनके भाई की शादी के हवाले से दाखिल की गई थी दरख्वास्त और उसको अदालत ने मंजूर कर लिया। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी रियाज जी जी ज़बी साहब शुक्रिया। जहाँ तक शर्जील इमाम का सवाल है, आप देखिए कि ये तमाम तालीमी याफ्ता, आप जितनों के आपने नाम लिए है, ये तमाम तालीमी याफ्ता यानी लोग हैं और मैं समझता हूँ कि एक ना सिर्फ कौम का बल्कि मिल्लत का भी असासा है ये। 6 बरसों से अगर किसी को जेल में रखा जाता है किसी या कार्रवाई के बगैर, तो समझिए कि एक इंसाफ का कत्ल है। और शर्जील इमाम को जो 10 दिन की पेरोल पर रिहा किया गया या अबूरी ज़मानत जो दी गई है, मैं समझता हूँ कि बाबा राम रहीम, आप अंदाज़ा कीजिए कि रेप के केसेस, मर्डर के केसेस साल में 4 मरतबा पैरोल मिलती है उन्हें। जी जी 40 मरतबा अब तक वो पैरोल पे आ चुके हैं। तो जब भी इलेक्शन होता है समझिए कि पैरोल पे बाहर आ जाते हैं पैरोल। और लेकिन ऐसे लोग शर्जील इमाम, हालांकि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता था, हम उन्होंने ये कहा था कि चक्का जाम की बात की थी और हड़ताल की बात की थी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि चक्का जाम का जैसा ही उन्होंने ऐलान किया, वो गद्दारी के, बगावत के इस कदर ख़तरनाक दफ़ात, UAPA के दफ़ात उन पर लगा दिए गए और उन्हें जेल में ढकेल दिया गया। उमर खालिद का भी यही हाल हुआ। लेकिन चलिए कि उन लोगों का जो मैं समझता हूँ कि सब्र है, उनका इस्तिक़लाल है, वो गैर मामूली है, हम उन्हें सलाम करते हैं। और उन्होंने अपने आप को फ़रोख्त नहीं किया। अगर शर्जील इमाम की जगह मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कन्हैया कुमार, आज कन्हैया कुमार कहाँ हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो कन्हैया कुमार इसलिए बाहर है क्योंकि वो कन्हैया कुमार है। अगर शर्जील होते, इमाम होते, तो वो कभी बाहर नहीं होते, उनके साथ उसी तरह का जालिमाना रवैया इख्तियार किया जाता। लेकिन रवि साहब, अफसोस इस बात का होता है मुझे कि आप देखिए अदालतें उन्हें ज़मानत देने से इनकार करती हैं शर्जील इमाम को। शर्जील इमाम ने किसी का रेप नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया और किसी के कत्ल की साजिश नहीं बनाई। उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने इश्तियालंगेज़ तकारीर की, लोगों को उकसाया और फ़िरक़ा वाराना फसादात का जो अहम जहन है वो उन जहनों में वो शामिल हैं उमर खालिद के साथ। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि BJP का एक MLA है, फिल वक्त अब वो वज़ीर भी है। दिल्ली की बागडोर उसके हाथ में। कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं भी कपिल मिश्रा की बात कर रहा था। तो वो एक DSP के बाद IPS ऑफिसर के बाजू ठहर कर ये धमकियां देता है, फ़िरक़ा परस्ताना गुफ्तगू करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता। जी, वो यकीनन वो जुमले अच्छी तरीके से कानों में हमारे गूंज रहे हैं। हम ट्रंप के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रंप के जाने से पहले तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो दिल्ली में जिस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी उसकी जिम्मेदार आप होंगे। ये पुलिस को इंतबा देते हुए कपिल मिश्रा को हमने सुना है। और वो बेचारा पुलिस वाला भी है। मैं समझता हूँ कि पुलिस को इस तरह कमजोर नहीं देखिए रियाज साहब, फिलहाल पुलिस जो है पूरे हिंदुस्तान भर की पुलिस फ़िरक़ा परस्ती का लिबादा, फ़िरक़ा परस्ती की ऐनक पहने हुए काम कर रही है। यहाँ पर एक मखसूस तबके को बर्बरियत की, जुल्म की, ज़्यादतों की हर किस्म की छूट दी गई है। दूसरे तबके को जिसमें अक़लियतें हैं, SC और ST और OBC हैं, उन्हें दबाने और कुचलने का काम पुलिस के हाथों किया जा रहा है।
ये देखिए माहौल बना हुआ है। ये ना सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान में यही हाल है। हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस की हुकूमत है, यहाँ पर भी पुलिस की बर्बरियत। कल ही आपने तस्करा किया था एमबीटी अमजदुल्ला खान खालिद रायदुर्गम पुलिस स्टेशन का, जिसके मुतालिक आज की सियासत में बड़ा मजमून भी आपने लिखा वो खबर के हवाले से। तो आप देखिए यहाँ पर भी पुलिस जो है सौतेला सुलूक है। एहतजाज करने वालों मतलब जो गुनाह करते हैं, जो मुजरिम होते हैं, जो फिरका परस्ती फैलाते हैं, उन्हें खुली छूट दी जाती है। और मासूम बच्चे अगर कई शहर में अगर कई चबूतरों पर चौरस्तों पर अगर खड़े दिखाई देते हैं तो उन्हें 3rd डिग्री मारा जाता है। तो ये पुलिस की आदत ही बन गई है। पूरे हिंदुस्तान भर में पुलिस ने यही रवैया इख्तियार किया हुआ है। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस की बरसरे इख्तियार रियासतों में भी पुलिस के इस रवैये पर कंट्रोल हुकूमती सतह पर नहीं किया जा रहा है। रवि साहब, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, और योगी आदित्यनाथ के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की बकवास करते हैं और कैसे इक़दाम करते हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम दुश्मनी के लिए वो काफ़ी बदनाम है। और आपने देखा कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बच्चे का कत्ल हो जाता है और उसका बाप जो है इंतहाई मजबूरी के आलम में आला पुलिस अहदेदार वहाँ पर पहुँचते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो आला पुलिस अहदेदार भी उस यानी शहीद बच्चे के बाप की गुफ्तगू सुनकर यानी उनका ज़मीर झिंझोड़ गया होगा, तो बहरहाल उनको शर्म भी आई होगी। तो वो खामोशी सुन रहे थे और बाप ये कह रहा था कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ की भी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। आप इतना कर दीजिए, अगर मेरे बच्चे के साथ हुआ, अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर दूसरे बच्चे के साथ होता, यानी आपने वतन जो हमारे हैं उनके बच्चे के साथ होता, तो क्या आप लोग हम पर बुलडोज़र नहीं चलाते, आप लोग हमारे ऊपर लाठी नहीं चलाते, आप हमारे ख़ानदान के गिरफ्तार नहीं कर लेते? लेकिन क्या आप अब बुलडोज़र चला सकते हैं? तो ये सवाल ऐसा है, मैं समझता हूँ कि उस एक मजलूम बाप का सवाल नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों का सवाल है ये। यकीनन, और दिल दहला देने वाला और आपको बेचैन कर देने वाला सवाल वो कन्वर्सेशन पुलिस और मुतासरा मुतवफ़ी के वालिद के दरमियान की जो गुफ्तगू है, जिसका रियाज साहब ने जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, वो निहायत आपके दिल को दहला देने वाली गुफ्तगू है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर ये हमारी तरफ से होता तो आज हमारे घर तोड़ दिए जाते, बुलडोज़र चला दिए जाते, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता। यकीनन पुलिस का ये मुतासिबाना रवैया निहायत ही अफसोसनाक है, काबिल अफसोस है। उसी की वजह से, पुलिस के मुतासिबाना रवैये की वजह से ये तकरीबन 5 साल का अरसा गुजरने के बाद जो है शर्जिल इमाम को 10 दिन की पैरोल मिली है। देखिए, शर्जिल इमाम कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई आदि मुजरिम नहीं है, एक फिलासफर है, रिसर्च स्कॉलर है, PhD स्कॉलर है, एक तालिब इल्म है जिसने अपने हुकूक के लिए, अपनी राइट जो है, उनके हुकूक जो है, एक हिंदुस्तानी के जो हुकूक हैं वो हुकूक को अपनाते हुए, हुकूक के मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी करते हुए सड़कों पर उतर कर उसने जमहूरी अंदाज में एहतजाज किया था। उसका जुर्म इतना ही था कि आमिराना तौर पर लाए गए क़वानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जो अपनी मुखालफत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। वो हुकूमत यकीनन बैरूनी ताकतों के आगे अपने घुटने टेक सकती है, बैरूनी ताकतों के आगे अपना सर खम कर सकती है, बैरूनी ताकतों के इशारे पर दूसरे ममालिक को जाकर नाच गा सकती है, मगर वो हुकूमत हिंदुस्तानी अपने शहरियों की सदाए एहतजाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बर्दाश्त नहीं करने का नतीजा था रियाज साहब, शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुल्फिशा फातिमा, ये लोग जो है जेल में रहे 5 साल का अरसा, 2,500 दिन। आप देखिए, ये मामूली छोटी वो ये कैद नहीं है, ये कैद बड़ी कैद है। आप और फिर कौन से जुर्म पर? कमाल की बात यह है कि, ताज्जुब की बात यह है कि अस्मत रेजी के वाक़यात में मुजरिम करार दिए जाने वाले लोग, उन्हें पैरून मिलता है। जैसा कि रियाज साहब ने कहा, बाबा राम रहीम हो या आसाराम बापू हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें पैरून मिलती है, उन्हें रिहा किया जाता है। और फिर बाज़ मुकामात पर तो ऐसा होता है, हुकूमती सतह पर अस्मत रेजी के मुर्तकिब लोगों को रिहा करने की अपील की जाती है, और जब वो रिहा होते हैं तो उनकी गुलपोशियाँ की जाती है। तो इस ऐसे मुल्क में शर्जिल इमाम के साथ पैरोल, ये 10 दिन का जो अबूरी राहत है, वो 10 दिन की अबूरी राहत जो है
वो कोई बड़ा काम नहीं है अदालत की जानिब से दिया जाना। अब जैसा शर्जील इमाम की बात की है, तो शर्जील इमाम के भाई खुद या अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए थे, दफ्तर सियासत को आए थे और उन्होंने कहा था कि शर्जील इमाम बिहार असम्बली इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि एक जो हल्का है कोई असम्बली का उनके लिए छोड़ दिया जाए ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा लेकर आवाम की खिदमत कर सकें और हुकूमत को की जो होश के नाखुन लेने पर हुकूमत को मजबूर कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनकी तायद नहीं की और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। इसलिए कि देखिए, आज अगर इंतखाबात लड़ने हैं तो बहुत पैसा होना पड़ता है और आज कोई भी गरीब इंतखाबात नहीं लड़ सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अच्छी तरह मालूम है। तो नज़वी साहब, आप मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि हालात तो बहुत यकीनन नहीं, हम यकीनन जाएंगे। थोड़ा सा शर्जील इमाम पर बात हो गई, अब हम ये रुख करने वाले ही थे। इसके बाद बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया रियाज साहब। बांग्लादेश में बहरान, बड़ा माशी बहरान का शिकार हो रहा है। तेल की किल्लत है, खाम तेल, फ्यूल की जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर किल्लत के पेश नज़र जो है ये किल्लत जो है इसराइल, अमेरिका, ईरान के माबैन जो जंग चल रही है उसी के नतीजे में ये किल्लत पैदा हुई है। इसकी वजह से पहले बांग्लादेश, उसके बाद फिर अब हम यही सूरत हाल मगरबी बंगाल में भी देख रहे हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें आ रही हैं कि पकवान गैस सिलेंडर्स की जो किल्लत हो सकती है। 1500 रुपये, दिल्ली में 1500 रुपये जो के एवज में जो है वो पकवान गैस का सिलेंडर बिक रहा है, घरेलू पकवान गैस, और लोग कतार में खड़े हुए जो है वो ले रहे हैं पकवान गैस के सिलेंडर से भराने के लिए कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये मजमूई तौर पर ये जो सूरत हाल है बांग्लादेश से लेकर हिंदुस्तान की, ये बड़ी ख़राब होते जा रही है। ऐसे माहौल में देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत पॉलिसियाँ हैं और कई ऐसे फैसले हैं जो उजलत में लिए गए हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं। आप अपने एक अच्छे दोस्त को, ईरान को आपने खो दिया गलत पॉलिसियों के नतीजे में। तो यकीनन यहाँ पर जो भी आने वाले दिनों में अगर बहरान आएगा गैस सिलेंडर्स के हवाले से या फ्यूल के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, अगर कोई बहरान आएगा, जो जंग चल रही है इसराइल, अमेरिका और ईरान के माबैन, उसकी वजह से अगर किल्लत पैदा होगी और बहरान हिंदुस्तान में आएगा तो उसका जिम्मेदार हुकूमत को माना जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। और वैसे भी आप जैसा कि बांग्लादेश का जिक्र किया है, बांग्लादेश के बारे में ये कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक तक यानी ईद उल फितर के बाद यानी ईद उल फितर तक तमाम यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे। और दूसरी अहम बात ये कही जा रही है कि वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत में बहुत ज़्यादा शदीद किल्लत पाई जाती है और ख़ुद हमारे मुल्क में भी यह हाल हो गया है। यह अलग बात है कि हुकूमत ने इस बात की तरदीद की है कि हमारे पास सिर्फ 25 दिन का पेट्रोल और डीजल बाकी रह गया है, जबकि हुकूमत का दावा है कि 2 माह तक का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन, जहाँ तक नरेंद्र मोदी हुकूमत का सवाल है, नरेंद्र मोदी हुकूमत की गलत जो खारजी पॉलिसीज़ है, उन यानी फॉरेन पॉलिसीज़ है, उसके नतीजे में आज हिंदुस्तान इस सूरत हाल का सामना कर रहा है। और आपको ये बता दूँ कि जैसे ही यानी आलमी मार्केट में तेल की कीमत $100 से ज़्यादा हुई, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि माहिरीन माशियात ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हिंदुस्तान को कम अज़ कम $220 बिलियन यानी 220 अरब डॉलर का तिजारती खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि कैसे यानी मोदी हुकूमत की पॉलिसी के नतीजे में, यानी जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा कि ईरान के जैसे अच्छे दोस्त को हमने खो दिया है, रूस को भी हमने खो दिया है। अब रूस देखिए उसकी हरदर्मी, रूस की ज़िद देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि आप पेट्रोल रूस से ख़रीद सकते हैं, तो आप ख़रीदना शुरू करते हैं। और अब रूस ने वाज़ेह कर दिया है कि आपको अब रियायती कीमतों पर ये पेट्रोल यानी खाम तेल नहीं फराम किया जाएगा, बल्कि जो आलमी मार्केट में रेट है उसी के हिसाब से आपको ये पेट्रोल या खाम तेल दिया जाएगा। हरदर्मी नहीं है रियाज साहब उसकी। देखिए, आपने उन्हें धोखा दिया है। आपको जब तक ज़रूरत थी आपने रूस का इस्तेमाल किया, फिर आप अमेरिका के इशारे पर आप फौरी तौर पर रूस से ताल्लुकात आप ख़त्म कर देते हैं, ईरान से आप ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। तो फिर ये ममालिक को भी तो अपनी सियासत को चमकाना है। उन्होंने अपनी सियासी मुदब्बराना सियासी फ़ैसला लेते हुए हिंदुस्तान को यही कहा है कि अब जो रियायती कीमतों पर नहीं, मार्केट रेट पर आपको तेल फ़रोख्त किया जाएगा। ये देखिए, अगर आप अपने ताल्लुकात बरकरार रखते,
पहले से जिस तरीके से इसराइल अमेरिका की बात मानने से पहले जिस तरीके के ताल्लुकात रूस के साथ आपके थे, उन्हीं ताल्लुकात को अगर आप बरकरार रखते तो यकीनन जो है रूस आपको रियायती दामों पे ये पेट्रोल फरोख्त करता। यहाँ पर एक अहम बात यह है रियाज साहब, आप उन ममालिक से जो रिवायती तौर पर हिंदुस्तान के दोस्त हैं, आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान के जो रिवायती दोस्त रहे हैं, उन ममालिक से आपने दुश्मनी अख्तियार कर ली, उनसे दस्तबरदारी अख्तियार कर ली, और हमेशा हिंदुस्तान ने अमेरिका से दूर का मौक़िफ़, दूर की दोस्ती का मौक़िफ़ रखा है, कभी करीब नहीं गए। इस कदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिकी वीज़ा हासिल करने के लिए व्हाइट हाउस में दाखिले के लिए, ऐसा लग रहा है लंच के लिए मे आई कमिंग सर, मे आई सी यू सर, ये तमाम चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तानी मफादात है उनको बालाए ताक रख दिया गया है और सिर्फ शख्सी मफादात को तरजीह दी गई है। जी। वैसे भी आप देखेंगे कि उनके यानी नरेंद्र मोदी की किस कदर मैं समझता हूँ कि कामयाब खारजा पॉलिसी है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप हिदायत दे रहे हैं यानी मोदी को, हुकूमत को, हिंदुस्तान को कि आप अब तेल ख़रीद सकते हैं, आप तेल कब ख़रीद सकते हैं, ये यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हिदायत जारी की जा रही है अमेरिका की जानिब से। हद तो ये है कि अगर कोई भी का वाक़या होता है या माहिदा होता है या माहिदे के जो शक होते हैं या क्लास होते हैं, माहिदे के में जो बातें होते हैं या शराइत होते हैं, उस बारे में नरेंद्र मोदी जी को कुछ नहीं मालूम होता, बल्कि ट्रंप को मालूम होता है। ट्रंप ऐलान करते हैं कि हमने हिंदुस्तान से तिजारती माहिदे से इत्तेफाक कर लिया जिसमें अमरीकी किसानों का ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तानी किसानों का नुकसान होगा। मोदी जी को नहीं मालूम, ट्रंप को मालूम है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि हाल अरसे के दौरान वो कहते हैं कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, ये भी इजाज़त अमेरिका से लेनी पड़ रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने सच कहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि ये सरेंडर मोदी है, उन्होंने ये बात कही है। हालांकि एक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज शख्स को ऐसा यानी इस तरह के बाइख्तियार होना चाहिए, बेइख्तियार नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा है कि बांग्लादेश की बात है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं, तालीमी इदारों को लॉक लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान का भी बुरा हाल है। अब देखिए पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये का इजाफा हुआ है, और आप इधर आइए हिंदुस्तान में तो आप नरेंद्र मोदी ने तो गैस की कीमत में 60 रुपये और 120 रुपये का इजाफा कर दिया है। यानी घरेलू पकवान गैस जो है उसकी कीमत में 60 रुपये, वो भी 14.5 किलो का वो होता है, ये गैस सिलेंडर होता है, उसके पर 60 रुपये, और जो कमर्शियल है उस पर 120 या 150 रुपये का इजाफा उन्होंने किया है। तो सिर्फ आवाम को तकलीफ देने के काम हो रहे हैं। लेकिन एक बात है रबी साहब, आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जो बेचैनी पाई जाती है ये आलमी सतह पर, उसके लिए अमेरिका और इसराइल जिम्मेदार है। और ख़ास तौर पर जो अमेरिकी अवाम है उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाना चाहिए। उन्हें कम अज़ कम ये बताना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत देखिए और आपके सदर की शख्सियत देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक अहम बात यह है कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी मईशत है उसको भी तबाह बर्बाद कर रहा है। वो शख्स, आप अंदाज़ा कीजिए कि जंग शुरू हुए 28 फरवरी को जंग का आगाज़ हुआ और आज की तारीख तक आपने देखा कि कैसे यानी आप 10 तारीख तक 8 से लेकर 28 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक अगर आप देखेंगे तो $7 अरब सिर्फ पेंटागन ने खर्च किए हैं, जबकि इसराइल का नुकसान भी हो रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अमेरिका को हर दिन $2 अरब का नुकसान हो रहा है। यकीनन एक बड़ा माशी बहरान का शिकार। देखिए अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान जैसे बहुत सारे ममालिक है, दोस्त ममालिक है, वो 500 मिलियन 5,000 मिलियन का सरमाएकारी करते हुए अमेरिकी मईशत को मुस्तहकम कर देंगे। मसला यहाँ पर है बड़ी आबादी वाले मुल्क जो है डराने पर जो वो एप्स्टीन फाइल्स वगैरह की जो भी चीज़ें हैं वो बताकर $500 मिलियन का 5,000 मिलियन की सरमायाकारी करा लेंगे और अपने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम कर लेंगे। सवाल सिर्फ हमारा है, हिंदुस्तानियों का है, और ऐसे ममालिक जहाँ पर कसीर आबादी है उन ममालिक का सवाल है। ये ममालिक जो है ख़ास तौर पर, हम हिंदुस्तान नहीं है तो हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। हिंदुस्तान में मुतवासित और गरीब तबके की अक्सरियत पाई जाती है, और मुतवासित और गरीब तबके को ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियाँ मज़ीद गरीब बनाते हुए मुल्क में सिर्फ दो धड़े तश्कील देना चाह रहे हैं। एक धड़ा वो होगा जो गरीब होगा, एक धड़ा वो होगा जो दौलतमंद होगा। दौलतमंदों की तादाद बहुत कम होगी, 1%, 2% या 5% होगी, और दौलत उनके हाथ में होगी। जो पूरी दौलत, मुल्क की पूरी दौलत उनके हाथ में होगी। वो मुल्क को चलाएंगे और मुल्क का इस्तेहसाल करेंगे
और फिर वज़ीर आज़म को हस्बे ज़रूरत जहाँ जहाँ पर भी नचाना है और गाने लगाना है वहाँ पे नचाएंगे और गाने लगाएंगे। ये अफसोसनाक अमर है। ये मुल्क हिंदुस्तान में आइन बनाया गया, दस्तूर बनाया गया था तमाम को मसावत के लिए। हर शोबे हयात में तमाम शोबे हयात में मुल्क के शहरियों को मसावत फराहम करने के लिए बनाया गया था। मगर जैसा कि बताया जा रहा है 5% आबादी की जो मुल्क की 85% जो मईशत है, मतलब दौलत है, वो 5% आबादी के पास मौजूद है। तो ये अफसोसनाक अमर है। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर पेट्रोलियम को एक मकतूब लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर गैस सिलेंडर्स की कमी इसी तरीके से रहेगी तो उन्हें अपनी होटलों को बंद करना पड़ेगा। देखिए नाज़रीन, कहाँ तक ये बहरान हमें ले जा रहा है। इंडियन रेस्टोरेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग ये पेट्रोलियम मिनिस्टर को ये लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि मुल्क में गैस की किल्लत की वजह से जो आने वाले दिनों में अगर सिलसिला चलेगा, ये बहरान रहेगा, तो यकीनन हमें होटलें बंद करना पड़ेगा। जब होटलें बंद हो जाएगी तो कितनी बड़ी मईशत, कितनी बड़ी नुकसान होगा, माशी नुकसान होगा मुल्क को। खासतौर पर चाय वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आपको बता दूं कि चाय वाले थोड़े ऐसे भी है रियाज साहब, वो गाय है, वो मोहरी में से पाइप डाल के निकाल के वो नाली की गैस, नहीं गोबर गैस अलग होती है, नाली की गैस से भी चाय बनाने का हुनर जानते हैं कुछ लोग। जी जी जी। और वैसे भी ज़बी साहब, आप देखेंगे कि बेंगलुरु में होटल्स बंद कर दी गई हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। वजह यह है कि गैस सिलेंडर्स की किल्लत। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है और मैं समझता हूँ कि बड़ी आजमाइश है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, अजीत डोभाल की भी बड़ी आजमाइश है, क्योंकि अजीत डोभाल भी फैसलों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इस बात की भी इत्तलात आ रही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मोदी हुकूमत को फिल वक्त बहुत ही कठिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वो ये है कि जैसे ही ये जंग शुरू हुई, उसके असरात ये हुए कि ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हो गया। दूसरा, महंगाई में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है और खुद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा, उसके साथ ही आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसी महंगाई होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। यही दुआ कीजिए कि जंग ये जल्दी ख़त्म हो जाए, वरना ये ट्रंप है और नेतन्याहू है, वो तो दुनिया को तबाह करेंगे, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को तबाह करके रख देंगे। यकीनन हमारी ख़ारिजी पॉलिसियों के, ख़राब ख़ारिजी पॉलिसियों के नतीजे में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मज़ीद नुकसान हो सकता है। फ़ैसलों को तब्दील करने का अभी भी मौका है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उमूर पर गौर व फिक्र हुकूमत को करना चाहिए। देखिए महंगाई का जो महंगाई की मार है, वो जो आम अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। देखिए सोना वगैरह, देखिए अशिया खुर्दनोश की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो ज़रूरी कीमती धाते वगैरह है, वो तमाम चीज़ें तो बात की बात है। अब एक गरीब आदमी सोना ख़रीदने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सोना तो क्या, चांदी भी ख़रीदने का अब उसके पास कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहा। जो अशिया खुर्दनोशी जो है वो महंगी हो जाएंगी और फिर हो सकता है कि फिर हम, ऐसा लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हमें माजी ज़माने क़दीम में ले जा रहे हैं। वो वहाँ पर पत्ते खा के जीते थे लोग, तो वैसी हाल करने का इरादा लग रहा है, ऐसा ही होगा। तो ये सिलसिला है ईरान और इसराइल अमेरिका के माबैन जो जंग चल रही है उसकी वजह से। तो नाज़रीन आपको बता दें, ये जंग आज 10वें दिन में दाखिल हो गई है। सब 10वें दिन में दाखिल हो गई है और मुसलसिल ईरान पर फ़िज़ाई हमले इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका तौर पर किए जा रहे हैं। वहाँ के ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। ये तमाम जंगी हालात में ईरान ने अपने फिर नए रूहानी लीडर का भी इंतखाब अमल में लाया है। आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनी जो है, उन्हें नए सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ये आयतुल्लाह खामेनी के फर्जंद है। आप देखिए जज्बा, देखिए जिसका पूरा कुंबे का कुंबा, घर का घर इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गया है, जाँ बहक हो गया है, शहीद हो गया है इसराइली बर्बरियत की वजह से। और वो तमाम चीज़ें अपने आँखों से देखने के बावजूद जो है एक शख्स जो है आगे बढ़ते हैं और जो है वो ख़ुद को अगर शूरा की कमेटी की जानिब से इंतखाब किया जाता है तो वो उसको तस्लीम करते हैं और मुल्क की ज़िम्मेदारी संभालने का फ़ैसला लेते हैं। मैं जी हाँ नाज़रीन, मैं आयतुल्लाह मुश्तबा
खामेनेई की बात कर रहा हूँ, उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपनी आंखों से देखा, दुनिया ने देखा कि उनके वालिद मोहतरम को किस तरीके से शहीद कर दिया गया, और उन मतलब पूरे लवाहिकीन को किस तरह शहीद कर दिया गया, जान बहक कर दिया गया। उसके बावजूद भी जिम्मेदारी कबूल करने से पीछे नहीं हटे। और देखिए आप, जहाँ तक मोमिन का सवाल है, मोमिन के लिए शहादत तो बहुत बड़ी बात है, नेमत उज़्मा कहलाती है, और मोमिन शहादत को लपक लेता है, यानी बिल्कुल अपने उसकी बाहों में चले आता है शहादत के, ये बहुत बड़ी बात है। और आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के बारे में आप कह सकते हैं कि वो उनकी अहलिया, उनके दामाद, उनकी बेटी, बहू वगैरह, यानी तकरीबन लोगों ने जाम शहादत पे पिया है। और वैसे भी अगर आप शहादत की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में फ़लस्तीनी वो वाहिद कौम है जो शहादत, जज्बे जिहाद व शहादत उनमें कुट कुट कर पाया जाता है। फ़लस्तीन में आपको ऐसे ख़ानदान मिलेंगे जिनके 60 अफराद, एक ही ख़ानदान के 60 अफराद को इसराइल ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके हमलों में शहीद हुए, लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कोई गम नहीं किया, और बड़ी खुशी का इज़हार किया कि उन्होंने अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत नसीब किया है। इस्माइल हानिया की बात कीजिए, आलमी तौर पर सतह पर उन्हें दहशतगर्द करार दिया गया था, दहशतगर्द तंजीम का सरबराह करार दिया गया था, लेकिन अपने मुल्क के आज़ादी के लिए लड़ना, मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी नहीं बल्कि जिहाद है, और वो मुजाहिद आज़ादी थे, फ्रीडम फाइटर थे। यकीनन फ्रीडम फाइटर थे, मुजाहिद आज़ादी थे मुसलसिल। देखिए आप, हालांकि ईरान ने भी मतलब पीछे हटने का कोई इरादा ज़ाहिर नहीं किया और खामोशी अख्तियार नहीं की है ईरान ने। वो खलीजी ममालिक में उन तमाम जो ममालिक हैं जहाँ पर अमरीकी ठिकाने मौजूद है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, क़तर है और मुत्तहिदा अरब अमारात है, वहाँ पर अपने जो निशाने हादिफ हैं उन्हें बराबर निशाना बनाने की कोशिश ईरान की जानिब से भी की जा रही है। मुसलसिल उन्हें वहाँ पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। उसके अलावा तल अबीब को भी जहन्नुम बना पे तब्दील कर देने की बात अल जज़ीरा की जानिब से हमने ये देखा था मुसलसिल। और यकीनन देखिए जिस तरीके के मनाजिर तल अबीब से आ रहे हैं, लोगों ने कहा है, बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स ने कहा है कि तल अबीब को गाज़ा में तब्दील करने का काम ईरान की जानिब से किया जा रहा है। इस तरीके की बातें भी आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे सेंसर हो गई हैं खबरें तल अबीब के अंदर से, या इसराइल के अंदर से कोई खबरें बाहर निकल कर नहीं आ रही हैं, उन्हें सेंसर कर दिया। किस कदर नुकसान हुआ है इसराइल के अंदर, उसकी जो है हकीकी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके का रद्द अमल ईरान की जानिब से पेश किया जा रहा है, वो रद्द अमल ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान खामोशी अख्तियार करेगा या खुद सुपुर्दगी अख्तियार करेगा, सरेंडर नहीं होगा। ईरान ऐसा लग रहा है वो सरेंडर नहीं होगा। देखिए जंग का नतीजा है, पेट्रोल की कीमतों में फ़ी बैरल मंडे 112.90 डॉलर फ़ी बैरल था, वो अब बढ़कर 119.50 डॉलर फ़ी बैरल अब पेट्रोल हो गया है। 150 डॉलर तक जाएगा, ऐसा यकीनन ऐसा लग रहा है कि 150 डॉलर तक जाएगा। जब ये कीमतें बढ़ेंगी तो यकीनन दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा, और साथ ही साथ जो ज़रूरी मसनूआत हैं, अशिया खुर्दनोश है, उसमें भी महंगाई में शदीद इजाफा होने का यकीनन खदशा है। अब देखिए, जहाँ अमेरिका में बहुत ही हालात ऐसा लगता है कि ट्रंप के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ट्रंप के ख़िलाफ़ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिकी मईशत को तबाह कर रहे हैं, और जो इसराइल की ये जंग है वो अमेरिका लड़ रहा है, इस तरह की बातें अमेरिका में की जा रही है। ख़ुद फ़ौजियों में भी नाराज़गी पाई जाती है। अब हो सकता है कि कई फ़ौजियों का एक हिस्सा बगावत भी कर दे। और एक खबर बार ये है, आप देखेंगे कि लिंडसे ग्राहम जो है, वो लिंडसे ग्राहम ट्रंप के बहुत ही करीबी साथी हैं, अमरीकी सियासतदान हैं, तजुर्बेकार। वो मायूस हैं इस बात को लेकर के सऊदी अरब इस जंग में नहीं कूद रहा है। वो कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका को किसी किस्म का ताउन नहीं करना चाहिए, सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब ने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो नेतन्याहू है या ट्रंप है या उनके इत्तेहादी है, तमाम की तमाम यही चाहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को मैदान में उतारा जाए। लेकिन सऊदी अरब की जो क़यादत है, मैं समझता हूँ फिल वक्त वो बहुत ही बुर्दबारी का मुज़ाहरा कर रही है, और नतीजे में आप देखेंगे कि वो जंग से बची भी है। अगर सऊदी अरब भी जंग में कूद पड़ता है तो समझिए कि इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा, इलाके की मईशत भी तबाह हो जाएगी। यकीनन देखिए, आपने जो मुदब्बिराना इक़दाम जो बोला है, यकीनन बहुत अच्छी बात है। आपने इससे कबल इसी प्लेटफॉर्म से आपने कहा था अपना आउटडेटेड माल ईरान सऊदी अरेबिया को बेचता है अमेरिका, और फिर साथ देने की बात करते हैं। साथ ताउन, आप हट जाएं
लाखों डॉलर जो है सऊदी अरेबिया के ऊपर बोझ पड़ रहा है आपकी आर्मी को वहां पर संभालने के लिए, आपके फौजी ठिकानों को मेंटेन करने के लिए। हमें इशारा मिल गया, अपनी बात को खत्म करना है रियाज साहब। कल पार्लियामेंट में नादरीन बहस हुई थी, तो जयशंकर ने इस हवाले से ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग के असरात के हवाले से तकरीर की थी, मगर आज राहुल गांधी और असदुद्दीन अवैसी ने फिर हुकूमत से सवाल किया है और ये जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं उस पर मुबाहिसे क्या मांग की है। अपोजिशन लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और AIMIM के फ्लोर लीडर बोले या तनहा रुकने पार्लियामेंट बोले, उन्होंने भी जो है ये मुतालबा किया है। और एक अहम खबर ये अहमदाबाद से है कि हिंदुस्तान की तारीख में हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी मजम्मत किसी और ने नहीं, TMC के एक बहुत बड़े लीडर जो है, क्रिकेटर भी रहे हैं साबिक में, कीर्ति आज़ाद ने उसकी मजम्मत की है। बताया ये जा रहा है रियाज साहब कि ICC की ट्रॉफी लेकर जय शाह और हमारे दुबे सूर्य कुमार यादव जो कप्तान थे टीम के, और फिर गौतम गंभीर जो कोच है, ये तीनों हनुमान मंदिर ट्रॉफी लेकर गए। क्रिकेट को मजहब से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कीर्ति आज़ाद ने इसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट को मजहबी रंग देने की कोशिशें की जा रही है जो काबिल मजम्मत है। खेल को अगर मजहब से जोड़ेंगे तो खेल का वक़ार मजरू होगा, खेल का जो वो इंथुजियाज़म, जो जोश और जज्बा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, यानी जज्बा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अफसोस की बात है, और इस तरह की हरकतें मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को बहुत ख़तरनाक यानी समत ढकेल रही है। यकीनन हिंदुस्तान को बहुत ख़तरनाक सिमत ढकेल रही है फ़िरका परस्ती। अगर खेल बचा हुआ था अब तक फ़िरका परस्ती से, तो वो भी अब मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, वक्त तो चला है, सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से जुड़े रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।